नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। शाम के 5 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां कल हमने देखा केमिस्ट्री के सवाल, आज देखेंगे फिजिक्स के सवाल और फिर कल देखेंगे बायो के सवाल, यानी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे हम लोग मिक्स देख लेते हैं। और क्या चाहिए बताइए, तैयारी इतनी बढ़िया। और आपके लिए खुशखबरी। खुशखबरी क्या है कि शाम के 5:30 बजे जुड़ा करो यार। देखो यहाँ जैसे जैसे 5:30 बजे यहाँ खत्म करेंगे, जैसे यहाँ क्लासेस खत्म होगी 5:30 बजे, फिर आपको खींच कर ले आएंगे कहाँ, अन अकेडमी पे, जहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, बिल्कुल फ्री। और वहाँ भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मजेदार सवाल बिल्कुल। तो जरूर जुड़िए। 3 से 4, 4 से 5, बिल्कुल लगातार सवाल, लगातार क्लास हो रहा है। 3 से 4 वहाँ हितेश सर क्लास ले रहे हैं रीजनिंग, फिर आपके राहुल सर मैथ लेंगे, फिर मैथ जीके लूंगा। यार और क्या चाहिए, इतने बढ़िया बताओ, एक जगह तैयारी। और वहाँ टाइम भी इनफ है, 1 घंटा है, अगर टाइम खींचेगा तो 1.5 घंटा कर देंगे। तो जरूर जुड़ना अन अकेडमी पे, बिल्कुल आज फ्री क्लासेज है। जिसने जो जुड़ते हैं तो वो तो उनको पता है, जो नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ा करिए। सबसे सिंपल तरीका है अंत तक बने रहना, तब पता चलेगा कि कैसे जुड़ना है। ठीक है, आ रही बातें समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो जरा थंब दिखा दो सर, बिल्कुल क्लियर है। चलते हो देखते हैं क्या सवाल आज के लिए है। लेकिन फिर से कहेंगे कि अगर आप यूपी के हो या यूपी के ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर आप हिंदी आता आपको तो आप यूपी के सारे एग्जाम कवर कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि सर मैक्सिमम एज 40 साल है, और क्या चाहिए भाई मेरे। हमें सरकारी नौकरी लेनी, चाहे रेलवे हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे एसएससी हो, या यूपी हो, या बैंक हो, कोई भी हो, बस एक तमगा लगना चाहिए सरकारी नौकरी का। तो 15 जून से बैच शुरू हुआ था अकेडमी पे, बिल्कुल आप यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चे। और ये टेलीग्राम चैनल, क्लास के बाद मैं भी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अभी नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन 7 से 8 वाली क्लास कर लेना, तो 8 बजे के बाद में सारा का सारा पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो ये लेकिन सब्सक्राइब करो तभी तो मिलेगा। जीएस पाई रोहित बाबा ये। और जो भी क्वेश्चन करना आप इस लिंक पे, ग्रुप पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कर सकते हो मेरे से, ताकि बिल्कुल पता चले कि आपका चल क्या रहा, तैयारी कैसी चल रही है, आपकी आपकी तैयारी, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूं पहले बार। समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, पॉलीग्राफ, फोटोमीटर, पाइकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1। समुद्र के ऊपर हमें देखना है, यानी मैं पनडुब्बी में हूं, तो कैसे देखेंगे? कोई ना कोई उपकरण तो होगा, या ऐसे ही देख लेंगे। और मैं बता दूं आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थ्योरी पे यह काम करता है। तो क्या होगा, ये पेरिस्कोप, देखो ये, देखो ये डूबा हुआ है पनडुब्बी, और ये लगा हुआ है ऊपर में। तो समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? पेरिस्कोप का यूज करते हैं, याद रखना। ठीक है। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने की मशीन। और समझते हैं पॉलीग्राफ, जिसे लोकप्रिय रूप से एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, झूठ डिटेक्टर परीक्षण के रूप में जाना जाता है। ये एक उपकरण, एक प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी, ब्लड प्रेशर, पल्स की बात करें, श्वसन की बात करें, त्वचा की चालकता यानी कंडक्टिविटी की बात करें, जैसे कई शारीरिक संकेतों को मापता है और रिकॉर्ड करता है। जब एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है और सवालों की एक श्रृंखला का जवाब देता है, तो उसके जो बॉडी पार्ट हैं, वो किस सवाल में उसका बॉडी पार्ट कैसा रिएक्ट करता है, ये पॉलीग्राफ नोट करता है। ठीक है। अगर मैं फोटोमीटर की बात करूं, तो एक ऐसा उपकरण जो पराबैंगनी से लेकर अवरक्त किरणों तक या दृश्यमान स्पेक्ट्रम तक जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी पावर को ये मेजरमेंट करता है। कौन? फोटोमीटर। कौन? फोटोमीटर। और अगर पाइकोमीटर की बात करें, तो तरल पदार्थों के विस्तार के घनत्व और गुणांक को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? सवाल एक जवाब अनेक। सवाल एक जवाब अनेक। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है, बिल्कुल आसान सवाल, जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी।
एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उस पदार्थ को हम सिलिकॉन कहते हैं, और हो सकता है जर्मेनियम भी हो बच्चे, सिलिकॉन या जर्मेनियम भी है, हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ है क्या? अगर आपको लगता है सर कुछ और है तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपको होमवर्क मान लो, चलो ये आपका होमवर्क है। तो ट्रांजिस्टर बहुत शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम मैंने कहा से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य सेमीकंडक्टर अर्धचालक सामग्रियों का भी उपयोग किया जा सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है कि अगर आपको लगता है कि कुछ सेमीकंडक्टर और है तो कौन हो सकता है, इसे कमेंट बॉक्स में बताना आप होमवर्क के रूप में वीडियो खत्म होने के बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक धारा जो है, विद्युत धारा है, उसके प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या होल्स के कारण? क्वेश्चन समझना। कहता है कि धातु के तार में जो विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा है, वो किसके कारण प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या होल? क्वेश्चन नंबर 3, एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही वो प्रवाहित होता है, फैलता है। तो कहता है विद्युत प्रवाह की मानव निर्मित घटनाओं में धातु के तारों में, क्या कहता है बच्चे? धातु के तारों में चालन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शामिल है, कंडक्शन। जैसे कि ओवरहेड विद्युत लाइनें जो लंबी दूरी पर विद्युत ऊर्जा और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भीतर छोटे तारों को बांटती है, डिवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। द एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच, पूर्ण शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज, गैस में आणविक गति बंद हो जाएंगी। वाटर फ्रीजेज, पानी जम जाता है। ऑल गैसेस बिकम लिक्विड, सभी गैसें तरल हो जाती है। या ऑल गैसेस बिकम सॉलिड, सभी गैसें ठोस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब परम शून्य तापमान, पूर्ण शून्य यानी परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होगा? कभी कभी पूर्ण की जगह पे परम शून्य भी लिखा होगा, गलती मत करना। जल्दी, परम शून्य की बात करेंगे तो गैस में आणविक गति बंद हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज, गैस में आणविक गति क्या होगा? बंद हो जाएगा। परम शून्य, पूर्ण शून्य वह तापमान है जिस पर गैस में आणविक गति बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी कहता क्या सर? निरपेक्ष शून्य परम सबसे कम संभव तापमान है। परम शून्य, निरपेक्ष शून्य, पूर्ण शून्य, सबसे कम संभव तापमान। इससे टेम्परेचर हो सकता है क्या? जहां कुछ भी ठंडा नहीं हो सकता और कोई उष्मा ऊर्जा किसी पदार्थ में नहीं रहती है। एक गैस में तापमान, आणविक गति जो है वो क्या होगा? बंद हो जाएगा, मॉलिक्यूल फैलेगा ही नहीं। अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रेफरेबल, प्रत्यावर्ती धारा जो एसी करंट है वो बेहतर नहीं है डीसी से। क्यों? डायरेक्ट करंट से एसी करंट बेहतर नहीं है। टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, विद्युत शक्ति संचरण करने के लिए, या विद्युत टोस्टर को गर्म करने के लिए। बिल्कुल आसान सवाल, प्रैक्टिकल वाली सवाल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली सवाल है। अगर आप यूज करते हो तो आप सोच सकते हो जवाब क्या होगा। सोचना कि अल्टरनेट करंट डीसी करंट से, डायरेक्ट करंट से या द्विष्ट धारा से बेहतर क्यों नहीं है? अरे सर, अंतर यही है कि वो भंडारण जो बैटरी चार्ज करने के लिए नहीं। भाई ऐसे ये बताओ, एसी से बैटरी चार्ज होता है क्या? हम अल्टरनेट करंट से इलेक्ट्रिक मोटर चला लेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा? भाई साहब, मिक्सी ग्राइंडर यूज करते हैं घर में, बिल्कुल करते हैं। विद्युत शक्ति संचारित करते हैं, फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और टोस्टर को भी तो गर्म करते हैं। लेकिन बैटरी चार्ज करेगा क्या? भंडारण बैटरी चार्ज करेगा क्या? ये कौन चार्ज करेगा? ये एसी चार्ज करेगा, ना कि डीसी चार्ज करेगा। सॉरी, डीसी चार्ज करेगा, ना कि एसी चार्ज करेगा। डायरेक्ट करंट जो मिलेगा इसे, उसे वही चार्ज करेगा। देखते नहीं, रात में हम लोग क्या करते हैं, घर में जनरली बिजली आती है, लाइट वाइट आता है, तो हम क्या करते हैं कि जो भैया इन्वर्टर है उसे चार्ज करो, बढ़िया से बैटरी को चार्ज करो।
दैट मीन्स दृष्ट धारा का इस्तेमाल रेक्टिफायर की मदद से बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर इट, इस प्रकार प्रतिवर्ती धारा इसके लिए बेहतर नहीं है। याद रहेगा। एक क्वेश्चन आता है रेक्टिफायर का काम क्या है। रेक्टिफायर के काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बदलना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। पहले वर्किंग लेजर की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर? एच टेलर, विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन, टीएच मेमन या फ्रेड मॉरिसन? पहले वर्किंग लेजर की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर? पहले वर्किंग लेजर की खोज किसके द्वारा की गई है? जल्दी। पहले वर्किंग लेजर की बात करेंगे तो इसकी खोज टीएच मेमन ने किया। भाई विल्हम कॉनरेड और रॉन्टजन साहब ने, चाहे एक्सरे की बात करो, कभी कभी फंसाने के लिए वो कहता है एक्सरे मशीन की खोज, तो कोई अंतर नहीं, चाहे एक्सरे पूछ ले या एक्सरे मशीन पूछ ले, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। और वर्किंग लेजर की खोज टीएच मेमन ने की। जरा बताना लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी। लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ, देखिए कितने लोगों को पता है लेजर का फुल फॉर्म। लेजर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेजर का फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। पहला लेजर 1960 में थियोडोर एच मैमन द्वारा तैयार किया गया था, बनाया गया था, निर्माण किया गया था। किसने किया? 1960 में थियोडोर एच मैमन द्वारा बनाया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? ध्वनि की पिच निर्धारित करता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस या वेवलेंथ? कौन डिसाइड करेगा कि किसकी ध्वनि की पिच पतली है, किसकी ध्वनि की पिच मोटी है? क्या होगा? आयाम करेगा, आवृत्ति करेगा, तीव्रता करेगा या तरंगदैर्घ्य करेगा? तो क्या करेगा माय डियर? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की पिच निर्धारित करता है कौन? फ्रीक्वेंसी करता है, आवृत्ति करता है, याद रखना। यानी पिच का वर्णन है एक टोन कितना ऊंचा या नीचा है। देखो महिलाओं का टोन देखते हो, एकदम पतली आवाज निकलता है, बच्चों का पतला आवाज निकलता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? पिच पे निर्भर करता है। पिच किस पर निर्भर करता है? पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो कंपन की आवृत्ति जितना अधिक होगी, स्वर या पिच उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मान लेना। कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर किस रूप में करते हैं? सोलर कुकर्स, ऑप्थाल्मोस्कोप, हेडलाइट के लिए परावर्तक या रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मिरर समझते हो ना, यानी जितने भी बाइक हैं, फोर व्हीलर हैं, जो पीछे देखने के लिए लगा हुआ था ना लुकिंग ग्लास के रूप में, रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने के लिए सामने का जो मिरर लगा होता है उसमें, उसका रेट क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड, कहां यूज करते हैं उत्तल दर्पण का? भाई मेरे, उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। याद रहेगा, किस रूप में करते हैं? रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। तो सर देखो, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? शेविंग ग्लास में, दाढ़ी बनाने के लिए, मेकअप मिरर में, डेंटल मिरर में, और कार हेडलाइट मिरर में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, यानी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, या अवतल दर्पण का यूज करते हैं। फिर से देख लो, अवतल दर्पण का यूज कहाँ? दाढ़ी बनाने में, मेकअप मिरर में, डेंटल मिरर में, या कार हेडलाइट्स मिरर में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करेंगे? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण
ये तो था सवाल ना। कहां करते हैं? सिक्योरिटी मिरर्स, रेयर व्यू मिरर्स। ये क्या है? रेयर व्यू मिरर्स है। आई बात समझ में? क्यों करते हैं? क्योंकि सर ये इमेज स्मॉल वर्चुअल दिखता है, अपराइट इमेजेस दिखता है। ये अगर बड़ा दिखेगा तो, अगर उल्टा लगा देंगे ना, यहाँ कॉन्वेव कॉन्केव लगा देंगे तो गाड़ियाँ रोज एक्सटेंड होगी। क्यों? हमें हमारा पीछे वाला बड़ा दिखेगा तो मैं तेज ड्राइव करूंगा, सामने वाला को ठोक दूंगा। स्थिति यही गड़बड़ होगी। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, बैरोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? इवेंजेलिस्टा टॉरकेली, चार्ल्स जेवियर थॉम्स, एडवर्ड टेलर या गुस्ताव टॉसिक? क्वेश्चन नंबर 9। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, बैरोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? और याद रखना भी आपके 5:30 बजे, अभी 5:30 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस है। फिर से मैं याद दिला दूं, रिमाइंडर दे दूं, सेट कर लो, 5:30 बजे बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। ठीक है? करना क्या है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए, डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना। अभी लास्ट लास्ट में बता देंगे, लास्ट तक जुड़े रहना, बता देंगे। बिल्कुल जुड़ो यार, मजा आ जाएगा। वहाँ पर पता है लीडर बोर्ड चलता है और आपकी रैंकिंग पता चलेगी वहाँ कि आपकी रैंकिंग कितनी है। 100-200 बच्चे, जो भी बच्चे हैं, पता तो चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। तो बैरोमीटर द्वारा आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? इवेंजेलिस्टा टॉरिकेली के द्वारा। इवेंजेलिस्टा टॉरिकेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। ठीक है? तो सर एवनिस्टा टॉरिकेली को बैरोमीटर के आविष्कार के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। और जो चार्ल्स जेवियर थॉम्स हैं, इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। और एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। आपके लिए कितने सवाल निकल कर आए? ये 3 सवाल निकल कर आए। और गुस्ताव टॉसिक ने छिद्रित कार्ड आधारित गणना मशीनों के लिए कई सुधार किए हैं। कई सुधार, कैलकुलेटिंग मशीन जो कार्ड आधारित है ना, पंच कार्ड आधारित कैलकुलेटिंग मशीन के लिए कई सुधार किए हैं। रॉकेट का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड रॉकेट? रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रिच के गोयल, E.M. फॉरेस्टर, रॉबर्ट गोडार्ड या जेम्स एंडरसन? रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया है। उनके इन्वेंशन से आपके सवाल हमेशा रेलवे में पूछा गया। रेलवे क्या यार, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एसएससी हो या डीआरडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, इन्वेंशन से। और डीआरडीओ तो अपने लिस्ट में, अपने सिलेबस में बकायदा लिख भी दिया था। तो तैयार रहना सिर्फ देखने के लिए, पढ़ने के लिए। रॉबर्ट हचिंस गोडार्ड एक अमेरिकी इंजीनियर, प्रोफेसर, भौतिक वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, जिन्हें दुनिया के पहले तरल ईंधन वाले रॉकेट को बनाने और निर्माण का श्रेय दिया जाता है। निर्माण का श्रेय दिया जाता है। क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित की है या किसने रखी है? हु एस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशंस ऑफ द क्वांटम थ्योरी? क्वांटम सिद्धांत का नींव किसने रखा? मैक्स प्लैंक, मार्क निकोल्स, अल्बर्ट आइंस्टीन या अल्फ्रेड हिचकॉक? क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे तो सर क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक, कई सारे बच्चे अल्बर्ट आइंस्टीन लगाएंगे, कई सारे बच्चे अल्बर्ट आइंस्टीन लगाएंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन तीसरा व्यक्ति था। ये क्वांटम थ्योरी देने वाला ये तीसरा व्यक्ति था, याद रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था? थर्ड पर्सन था, तीसरा व्यक्ति था। तो सर ये 2 होगा। पहला कौन है? नील्स बोर और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के संस्थापक पिताओं या जनकों, चलो पिताओं काट दो, जनकों कर दो, में से दोनों, प्रत्येक को क्वांटा में अपने काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कौन है बच्चे? नील्स बोर और मैक्स प्लैंक 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की गणना की थी सबसे पहले। लेकिन अगर मैं बात करूं, आइंस्टीन को क्वांटम थ्योरी का तीसरा संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अपने सिद्धांत में क्वांटा के रूप में प्रकाश का वर्णन किया है, जिसके लिए उन्होंने 1921 में नोबेल पुरस्कार जीता और उन्हें 1 साल के बाद 1922 में नोबेल मिला है। 1922 में नोबेल मिला है। तो क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम थ्योरी क्या है? कि कोई भी मैटर या पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और कणों की गति, स्पीड
से संबंधित सिद्धांत है। क्वांटम सिद्धांत 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, क्योंकि इस थ्योरी ने रेडियोधर्मिता और प्रति पदार्थ जैसी प्रक्रियाओं को स्पष्ट व्याख्या की है। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, द्विष्ट धारा की आवृत्ति क्या है? 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट क्या होगा? द्विष्ट धारा की आवृत्ति क्या होगा? बताओ। आज लग रहा होगा नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं कुछ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज 0। क्यों 0 होगा सर? एक डायरेक्शन में जाएगा ये। क्यों? द्विष्ट धारा डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज है, क्योंकि धारा केवल एक दिशा में बहती है। धारा केवल एक दिशा में बहेगी, इसीलिए डायरेक्ट करंट होगा, इज राइट। जबकि अगर मैं अल्टरनेटिव करंट की बात करूं तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज माना जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में एसी जनरेटर में आर्मेचर के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र प्रति सेकंड 50 गुना घूमता है। 50 गुना घूमता है, ये इसके वास्तविक मीनिंग है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? केंद्र की बात करते हैं। सतह से आधा होगा, शून्य होगा, सतह से दुगुना होगा, या इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे। ये पृथ्वी मान लो, ये पृथ्वी मान लो, और ये केंद्र की बात करेंगे। केंद्र की बात करेंगे, 0 होगा। क्यों 0 होगा? रीजन बिहाइंड कि पृथ्वी के केंद्र में रखे गए पिंड का भार शून्य है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सटीक केंद्र में जो मास है वो क्या है? शून्य है। और जब वस्तु में द्रव्यमान शून्य होगा और गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगेगा जब वस्तु में द्रव्यमान होगा, और जब वस्तु में द्रव्यमान ही नहीं है, शून्य है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा क्या? काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन जरा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना यार, कम से कम कमेंट तो कर सकते हो मेरे भाई। और अभी 5:30 बजने को हैं, अभी आप जुड़ जाओ कहाँ पे? अनअकैडमी पे। अभी आप अनअकैडमी पे बिल्कुल रैपिड फायर की तरह जुड़ो। जिनको जो जानते हैं जुड़ना, उनको तो दिक्कत नहीं, जो नहीं जानते हैं वो कैसे जुड़े मैं बता दे रहा हूँ। जुड़ने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर लोगे, फिर उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, 6 डिजिट का ओटीपी खुद ले लेगा। ओटीपी ले लेगा। इसके बाद क्या करना, ये जो 3 लाइन बनी है ना, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना, रेलवे एग्जाम, क्योंकि रेलवे का है, रेलवे एग्जाम। जैसे गोल सेलेक्ट करोगे रेलवे एग्जाम, नीचे दिखेगा प्लस और स्पेशल, तो स्पेशल पे क्लिक करना। जैसे स्पेशल पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक विंडो खुलेगा। विंडो खोलने के बाद मुझे सर्च करना रोहित कुमार। जैसे सर्च हो जाएंगे उसको फॉलो कर लेना, मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि हमारी क्लासेस कवर। सबसे बड़ी चीज है पता है, 15 मिनट आधा घंटा पहले मैसेज आ जाएगा आपको क्लास का। ये जबरदस्त चीज है। तो ये तो हो गया फ्री क्लासेस की। लेकिन अगर आपको लगता है सर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है मुझे, तो बिल्कुल यहाँ जाकर एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, जहाँ पर पॉलिटी आने वाला है मेरा। हो सकता है इस वीक में कौन सा डेट आएगा, मैं डेट 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा बच्चे। और एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद पूछेगा कितने मंथ का, तो मैं हमेशा कहता हूँ सर प्री के लिए मत सोचो, दोनों एग्जाम के लिए सोचो, फाइनल के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो कम से कम 12 महीना, ना तो फिर 24 महीने। 24 महीने की फी है 7200, 12 महीने का 6000। बाबा 10 कोड यूज करेंगे, रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो 6000 घटकर हो जाएगा 5400, और 7200 जो है वो घटकर हो जाएगा 6480। ठीक है, बस कोड डालने मत भूलना, रेफरल कोड बाबा 10। इसके बाद कैसे पेमेंट करें? पेमेंट करने का तरीका सिंपल सा है सर, कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो, अगर नहीं है तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जिसे हम एटीएम कार्ड कहते हैं। एटीएम कार्ड कहते हैं। बस आप रेफरल कोड याद रखना बाबा 10। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अभी जुड़ो 5:30 बजे। एफबी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जीएस बाबा के नाम से जो मेरा पेज है। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करना, पीडीएफ डाल दूंगा अभी क्लास के बाद 8 बजे, और ग्रुप पे। और अगर ना समझ में आए कि सर मैं कैसे जुड़ूं, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। आप 5:30 पे मैसेज मत कर देना, क्योंकि मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं क्लास में 5:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।